आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। दोस्तों, अगर आपको भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी पीएम मोदी के साथ हैं तो आप खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लद्दाख में भारत चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद राजनाथ के घर एक दिन में दूसरी बार हुई हाई लेवल बैठक। जी हां दोस्तों, भारत और चीन की सीमा पर लद्दाख के गलवान में हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की और बजाय बढ़ गया है। इस हिंसक झड़प में एक भारतीय अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। शहीदों में एक कमांडिंग अफसर है। इधर इस घटना के बाद दोनों देशों के सेना के उच्च अधिकारी मौके पर बातचीत करके स्थिति को संभालने में जुटे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक बुलाई थी। उसके बाद फिर से उन्होंने एक दिन में दूसरी उच्च स्तरीय बैठक सेना प्रमुख और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ की। बता दें कि भारतीय और चीनी सैनिकों में पैंगोंग सो इलाके में 5 मई को हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद से दोनों पक्ष वहां आमने सामने थे और गतिरोध बरकरार था। यह 2017 के डोकलाम घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सैन्य गतिरोध बन रहा था। 6 जून को हुई थी वार्ता। दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव को लेकर अब तक की उच्च स्तरीय वार्ता 6 जून को हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा पर तनाव के बीच एसडीएम की मांग, आरआरटीएस के लिए रद्द हो चीनी कंपनी की बोली। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र, चीनी सामान के बहिष्कार का किया आह्वान। चीन के साथ पिछले 1.5 महीने से लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनातनी चल रही है। सोमवार की रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। इस घटना के बाद देश में एक बार फिर चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान किया है। स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक डॉक्टर अश्विनी महाजन ने सरकार से दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए सबसे कम रकम की बोली लगाने वाली चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की बोली रद्द करने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखे जाने की जानकारी दी और कहा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के खिलाफ है। डॉक्टर अश्विनी महाजन ने महाराष्ट्र सरकार से भी चीनी ऑटो कंपनी के साथ हुए समझौते पर फिर से विचार करने की अपील की है। उन्होंने चीनी सामान का बहिष्कार करने का आह्वान किया। डॉक्टर महाजन ने कहा यह उन लोगों के लिए एक आंख खोलने वाली घटना है जो तर्क देते हैं कि फायरिंग नहीं हुई, इसलिए हमें चीन के साथ व्यापार और निवेश के माध्यम से आर्थिक रूप से जुड़ना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैट ने लिया इन 500 चीनी उत्पादों का बहिष्कार का निर्णय, देखें सूची। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर भारत चीन विवाद के बीच कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने देश में चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार का निर्णय लिया है। कैट ने इसके लिए 500 से भी ज्यादा चाइनीज उत्पादों की लिस्ट जारी की है। लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले की देश भर के व्यापारियों ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि चीन को जब भी अवसर मिलता है भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। चीन का यह रवैया देश के हितों के विरुद्ध है। इस बात को देशवासियों के ध्यान में लाते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा चीनी सामान के बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। कैट ने इसे राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान के अंतर्गत से जोड़कर मंगलवार से 500 से अधिक वस्तुओं की बृहद सूची जारी की। इसके अंतर्गत 3000 से अधिक वे उत्पाद है जो चीन में निर्मित होकर भारत में आयात होते हैं। कैट ने चाइनीज उत्पाद पर लगाया प्रतिबंध। कैट ने इन सामानों का बहिष्कार अपने अभियान के प्रथम चरण में किया है। इन चीनी उत्पादों का बहिष्कार का निर्णय कर कैट ने दिसंबर 2021 तक भारत द्वारा चीन से आयात में $13 बिलियन जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होता है की कमी को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी बोले बिना मास्क या फेस कवर के अभी घर से बाहर निकलने की कल्पना करना भी सही नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए कहा कि कोरोना से एक भी मृत्यु दुखद है। भारत आज उन देशों में है जहां कोरोना से कम मृत्यु हो रही है। पीएम ने कहा कि आज दुनिया को विश्वास है कि भारत कोरोना से नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ सकता है। अनलॉक 1 ने यह संदेश दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहें तो यह लड़ाई आसान हो जाएगी। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है।
पीएम मोदी ने लोगों से 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और हैंड वॉश को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज देश के लगभग सारे ऑफिस खुल चुके हैं। ऐसे में ये सारे उपाय कोरोना को रोकने में मददगार होंगे। थोड़ी सी भी ढिलाई कोरोना का लड़ाई को कमजोर करेगा। हम कोरोना का बढ़ना जितना रोक पाएंगे उतनी ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी। आने वाले दिनों में राज्यों में जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा उससे अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की अहम बातें। किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल ही में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे, उनकी आय बढ़ेगी और स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुकसान होता था उसे भी हम कम कर पाएंगे। हमारे यहाँ जो छोटी फैक्ट्रियाँ हैं उन्हें मार्गदर्शन की बड़ी जरूरत है। मुझे पता है आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। व्यापार और उद्योग अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सके, इसके लिए मूल्य श्रृंखला पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज चर्चा कर रहे हैं। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर काम किया और सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार का फैसला, बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने पर अब 1000 रुपए का चालान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाना अब और भारी पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने चालान की राशि बढ़ा दी है। सूबे में पहले बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगता था, इसे बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दिया गया है। वहीं फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का चालान होगा। इसके अलावा वाहन को गलत ढंग से मॉडिफाई कराकर बेचने पर 1 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। पार्किंग का दोबारा उल्लंघन करने पर अब 1500 रुपए का फाइन देना होगा। बता दें कि पहले पार्किंग के नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दोबारा उल्लंघन पर 1000 रुपए जुर्माना लगता था। ये अब बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। ये सभी फैसले मंगलवार हुई योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें प्रमुख रूप से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत 2 धाराओं में संशोधन किया है। इसके तहत कई तरह के जुर्माने, चालान की राशि में इजाफा कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत 2 धाराओं, धारा 4 और धारा 6 में संशोधन किया गया है। इसके तहत यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा निर्माण करने को प्रोत्साहन देने के लिए कोशिश की गई है। इसमें 1 लाख 2 व्हीलर पर रोड टैक्स पर 100% छूट मिलेगी। 5% रोड टैक्स जमा करना होता है। वहीं 4 व्हीलर्स के अन्य प्रकारों पर रोड टैक्स पर 75% छूट दी जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी आज 1.35 लाख प्रवासी श्रमिकों को जॉब ऑफर लेटर सौंपेंगे सीएम योगी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से देश में हुए लॉकडाउन के दौरान अलग अलग राज्यों से लौटे लाखों कामगारों और श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1.35 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के ऑफर लेटर सौंपेंगे। यह रोजगार एमएसएमई सेक्टर और रियल एस्टेट से जुड़े हैं। लखनऊ में होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। आज जिन जिन प्रवासी श्रमिकों को नौकरी के लिए ऑफर लेटर दिया जाएगा उन्हें नोएडा के गारमेंट इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर में काम मिलेगा। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मनरेगा के तहत प्रदेश में 57,12,000 श्रमिकों को कार्य मिला है, जो वर्तमान में देश में सर्वाधिक हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी औद्योगिक इकाइयों का सर्वे कराते हुए इन इकाइयों में रोजगार की आवश्यकता का आकलन किया जाए और डिमांड के अनुरूप मैन पावर मुहैया करवाया जाए। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बीच प्रदेश में ट्रेन, बस व निजी माध्यमों से अब तक करीब 32 लाख श्रमिक व कामगार यूपी पहुंचे हैं।
है। योगी सरकार इन सभी कामगारों व श्रमिकों को प्रदेश में ही रोजगार देने के लिए कार्य योजना पर काम कर रही है। इसी क्रम में 15 लाख से ज्यादा श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी करवाई गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री अधिकारियों को यह निर्देश भी दे चुके हैं कि वापस लौटे श्रमिकों और कामगारों का पलायन फिर से ना हो, लिहाजा सभी को उनकी योग्यता, अनुभव और क्षमता के अनुरूप प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़क निर्माण, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में मानसून की जोरदार दस्तक, देश के इन राज्यों में जारी हुआ अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के महाराष्ट्र, गुजरात व छत्तीसगढ़ सहित पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून दस्तक दे चुका है। हालांकि इसकी रफ्तार धीमी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह मानसून की रफ्तार कुछ धीमी रहने की संभावना जताई है। दक्षिण पश्चिम मानसून सोमवार को गुजरात में दस्तक देने के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पहुंच गया। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम गर्म, उमस भरा बना रहा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज मानसून ने गुजरात और मध्य प्रदेश के काफी हिस्से को कवर किया और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को छुआ है। अगले 48 घंटों के लिए कोंकण और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा का अनुमान है। झारखंड, छत्तीसगढ़ पूरा कवर और बिहार में बारिश जारी है। मौसम वैज्ञानिक RK जिनामणि ने बताया कि कृषि के लिए अच्छा संकेत है। जून के दूसरे तीसरे हफ्ते उत्तर पश्चिम इलाकों में तापमान ज्यादा रहता है। दिल्ली में आज तापमान 40 से 41 डिग्री था। 18-19 जून के बाद तापमान अच्छा हो जाएगा। इस बार दिल्ली का मानसून एडवांस है। 27 से 28 या उससे थोड़ा पहले दिल्ली में मानसून के आगमन की संभावना है। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।